स्वागत है आपका अपना चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर सलीम सर। तो चलिए, जैसा कि हमने वादा किया था कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, तो मैं आ गया हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पर चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, जिसको बिलियन कहा जाता है हिंदी में, उसका क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पे हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, पहला चैप्टर। पहला क्वेश्चन है कि मरकरी सोडियम अमलगम के बिलियन में विलायक है। तो जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बिलियन का प्रकार उनके भौतिक अवस्था पे 3 तरह से होता है, ठोस का, द्रव का और गैस का। तो इसमें पूछ रहा है कि मरकरी सोडियम, तो जैसे अगर मरकरी को देखिएगा तो आपका द्रव होता है, मरकरी आपका द्रव होता है और सोडियम आपका ठोस होता है। इसका मतलब यह है कि सोडियम की मात्रा ज़्यादा रहेगी और मरकरी का मात्रा कम रहेगा, यानी जो ज़्यादा होता है वो विलायक होता है और विलायक ही आपका बिलियन बनता है। विलायक ही आपका क्या बनता है? बिलियन बनता है। यानी इसमें कह रहा है कि मरकरी सोडियम अमलगम के बिलियन में विलायक है। तो आप यहाँ से देखिएगा तो पता चलेगा कि सोडियम यहाँ पर आपका क्या है? विलायक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समीकरण परासरण दाब को परिभाषित करता है? तो अगर परासरण दाब की बात करें हम, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परासरण दाब जो होता है एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है, जो कि विलायक नहीं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहां से परासरण दाब बराबर होता है पाई = CRT, जहां पे R और T स्थिरांक हो जाते हैं और ये मोलल सांद्रता हो जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A, जो पाई = CRT दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, परासरण के द्वारा यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, परासरण के द्वारा अर्धपरागम्य झिल्ली SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरता है। कौन सा ऐसा कण है जो कि अर्धपरागम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरता है? तो आप लोगों को बार बार बताया गया होगा कि केवल एक ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस फ्लो के लिए, इस प्रवाह के लिए, और वो होता है विलायक के कण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलायक के कण। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक ऊंचे पहाड़ों पर घटता है, क्यों? तो जैसे पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हमारा वायुमंडलीय दाब वैसे वैसे कम होता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। तो जैसे ही वायुमंडलीय दाब कम होगा तो उसका क्वथनांक क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो इसका आंसर होता है A। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि बिलियन का अणुसंख्य गुणधर्म है। तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा होगा कि किसी भी सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, किसी भी सॉल्यूशन का अणुसंख्य गुणधर्म होता है, वो 4 होते हैं। एक होता है हमारा सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक में अवनमन। तीसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन। और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी परासरण दाब। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा बिलियन का अणुसंख्य गुणधर्म कौन सा है? तो परासरण दाब, हाँ ये है। पृष्ठ तनाव नहीं है, चालकता नहीं है, अर्धआयु नहीं है, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा परासरण दाब। अगला क्वेश्चन है, किस जलीय विलयन का निम्न हिमांक है? इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, हिमांक में कमी नहीं पूछा है, हिमांक में अवनमन नहीं पूछा है, निम्न हिमांक पूछा है। अगर हिमांक में अवनमन और हिमांक में कमी पूछता तब हम जाके देखते कि इसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, तब हम जाके देखते कि वेंट ऑफ फैक्टर है तो इसके अंदर जो सांद्रता है वो क्या ज्यादा है कि कम है। लेकिन सिंपल पूछा है क्या? हिमांक में कमी नहीं होकर क्या निम्न हिमांक। तो जैसे ही निम्न हिमांक है तो हमारा निम्न हिमांक और हिमांक में कमी दोनों बिल्कुल अलग हो जाता है। तो अब इसमें हमें देखना होगा कि किसकी सांद्रता ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन में देखना होगा किसकी सांद्रता ज्यादा है। जिसकी सांद्रता ज्यादा होती है उसकी हिमांक कम होती है। तो यहां पे देखिएगा तो NaCl की सांद्रता 1 है और इनका 001 है और इनका 3 गो 01 है, मतलब इनकी सांद्रता कम, इसकी कम, इसकी सांद्रता सबसे ज्यादा है, NaCl की सांद्रता सबसे ज्यादा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा A।
क्योंकि मैंने बताया था कि जिसका सांद्रता कम होता है उसका हिमांक में अवनमन उतना ही कम होता है, लेकिन ये हिमांक में अवनमन नहीं पूछा है, निम्न हिमांक पूछा है। हिमांक में कमी नहीं पूछा है, निम्न हिमांक पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय प्रदूषण की सामान्यता किस इकाई में मापा जाता है। जैसे मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने पढ़ा होगा अलग अलग, सांद्रता पद पढ़े होंगे, 4 गो द्रव्यमान के हिसाब से मास के अकॉर्डिंग और 4 गो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आयतन के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा। उसमें हम लोगों ने एक पढ़ा होगा ppm, पार्ट्स पर मिलियन। और मैंने बताया था कि जैसे शहरों की अशुद्धियों को मापने के लिए, पानी का बहुत से कम मात्रा में अगर अशुद्धि है उसको मापने के लिए, वायुमंडलीय में हानिकारक गैसों को मापने के लिए जो कम से कम मात्रा में हो, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कह रहा है कि वायुमंडलीय प्रदूषण की सामान्यता किस इकाई में मापी जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ppm की ppm में आपका पार्ट्स पर मिलियन में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस में सांद्रता सबसे अधिक होती है। अब देखिए इस तरह का बिलियन जब हमने पढ़ा था तो वो पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग, पारासरण दाब के अकॉर्डिंग। तो पारासरण दाब तो आपको पता है कि अगर 2 बिलियन लीजिएगा, मान लीजिए कि ये 1 बिलियन है और ये एक अलग बिलियन है, इन दोनों बिलियन के अंदर अगर पारासरण दाब इक्वल हो गया, π1 π2 इक्वल हो गया, तो हम बोलेंगे कि ये जो है हमारा सम परासरी है ना, आइसोटोनिक है। लेकिन अगर इसका दाब इससे ज्यादा हो जाए, मतलब π1 ग्रेटर देन π2 हो जाए, तो इसको बोलेंगे अति परासरी, मतलब कि हाइपरटोनिक। अगर π1 कम हो जाए π2 से, दूसरे से, तो हम बोलेंगे जो कम वाला है वो है अल्प परासरी, हाइपोटोनिक। इसका मतलब है कि कह रहा है कि सांद्रता अधिक हो जाए तो वो हो जाता है अति परासरी, मतलब कि हाइपरटोनिक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम नाइट्रेट का वेंट हाफ गुणांक, वेंट हाफ फैक्टर कितना होता है, कैल्शियम नाइट्रेट का कितना होता है। तो हमने बताया था कि जब भी आपको वेंट हाफ गुणांक, वेंट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप देखिएगा कि उस कंपाउंड का, उस यौगिक का, उसके अंदर कितना आवेश मौजूद है, क्या उनका आवेश है। जितने आवेश होंगे, जितना आयंस होंगे, वहीं उसका क्या हो जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ गुणांक हो जाएगा। तो चलिए अगर हम उसको तोड़ें तो कैल्शियम पे 2+ आएगा और नाइट्रेट पे NO3- और ये कितनी बन जाएगी संख्या, 2 बन जाएगी। मतलब यहां पे एक धन आवेश है और यहां पे 2 गो ऋण आवेश है, तो एक धन आवेश प्लस 2 गो ऋण आवेश, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 3। यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट का जो होगा वेंट ऑफ गुणांक वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है कि मोललता की इकाई है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोलैरिटी। अगर मोललता की इकाई की बात करें तो सबसे पहले हम मोलरता के फॉर्मूला पे चलते हैं। तो मोलरता का फॉर्मूला जिसको सूचित किया जाता है छोटे m से, तो कहता है मोललता बराबर बीले का मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बीले का मोल। अगर मैं बीले का मोल की बात करूं, नीचे में होता है विलायक का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का द्रव्यमान। तो नीचे अगर आप देखिएगा तो आपको द्रव्यमान मिलेगा, ऊपर आप देखिएगा तो मोल मिलेगा। यानी कि मोल का हो जाता है मोल और द्रव्यमान का हो जाता है केजी। यानी कि जब यहां से निकालिएगा तो बनेगा मोल पर केजी। यानी यहां का राइट आंसर हो जाएगा आपका मोल पर केजी। मोललता की इकाई क्या होगी, मोल पर केजी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वियोजन का, डिसोसिएशन, वियोजन का मतलब डिसोसिएशन, वियोजन का वेंट हाफ गुणांक बिलियन में किस विद्युत अपघटय के लिए होता है। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई डिसोसिएट हो जाए, वियोजित हो जाए, कोई कंपाउंड, कोई यौगिक टूट जाए, तो हमेशा याद रखिएगा उसका वेंट हाफ फैक्टर जो होता है, वेंट हाफ गुणांक जो होता है, वो हमेशा 1 से इक्वल, 1 से बड़ा होता है, यानी ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से बड़ा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है कि आइसोटोनिक बिलियन वह बिलियन होता है जिसमें एक समान होता है। आइसोटोनिक बिलियन कौन से होते हैं,
मैंने बोला था कि कभी कभी इसका इंग्लिश नाम ही दे देता है। तो आइसोटोनिक का मतलब होता है समपरासरी विलयन। तो आपने देखा अभी कि जो 2 बिलियन है, अगर 2 बिलियन का, ये बिलियन पहला है और ये दूसरा है, अगर दोनों का परासरण दाब इक्वल हो जाए तो हम बोलते हैं कि वो समपरासरी है। इसका मतलब है कि आइसोटोनिक विलयन कौन रहा होगा, तो जिसका परासरण दाब समान रहा होगा उसी को हम बोलेंगे आइसोटोनिक विलयन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका सबसे अधिक हिमांक में कमी होता है। निम्न में सबसे अधिक किसका हिमांक में कमी होता है, मतलब कि फ्रीजिंग इन डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग जो है वो किसका सबसे कम है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने बोला था कि जो भी अणुसंघ के गुणधर्म होता है वो वेंट हाफ गुणांक का समानुपातिक होता है, मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेंट हाफ फैक्टर। तो अब हमें ध्यान देना है कि इन सभी में सबसे अधिक वेंट हाफ फैक्टर किसका है। जिसका वेंट हाफ फैक्टर, वेंट हाफ गुणांक अधिक होगा उसी का अधिक हिमांक में क्या होगा, कमी होगा। तो चलिए आपको पता है कि ग्लूकोज और यूरिया का आई की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि ना ही ये डिसोसिएट होते हैं, ना ही एसोसिएट, ना ही वियोजित, ना ही संगुणित। तो अब आते हैं NaCl पे। तो NaCl पे एक आवेश Na का आएगा और एक Cl बनेगा, मतलब एक धन आवेश एक ऋण आवेश, मतलब किसका वेंट हाफ फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। अगला है हमारा K2SO4। अगर K2SO4 का देखेंगे तो K है हमारा प्लस, लेकिन कई गो है, 2 गो, और SO4 का होता है 2 माइनस। तो ऋणायन कई गो, 1 गो, धनायन कई गो, 2 गो। इसका मतलब टोटल वेंट हाफ गुणांक फैक्टर कितना, 3। तो सबसे ज्यादा कौन कमी करेगा, K2SO4 करेगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन ताप से प्रभावित नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि एक, जब मैंने कंसंट्रेशन टर्म बताया था, सांद्रता पद बताया था, तो मैंने 2 चीजों पे बताया था। एक बताया था द्रव्यमान मास के अकॉर्डिंग, एक बताया था आयतन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। और मैंने बोला था कि जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। और जब मैंने बताया था कि आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब कि अब हमें वो कंसंट्रेशन टर्म देखने हैं, वो सांद्रता पद देखना है जो कि हमारा मास पे डिपेंड करे, वही टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मैं नॉर्मलता की बात करूं तो इसके भी सूत्र के नीचे आता है आयतन वॉल्यूम विलयन का सॉल्यूशन का। तो अगर मैं आप बात करूं मोलरता का तो इसके भी नीचे आता है आयतन या वॉल्यूम सॉल्यूशन का। इसका मतलब कि केवल एक है मोललता, जिसके नीचे क्या आता है, विलायक का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यानी यहां से राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, मोललता। मोललता ही एक ऐसा होता है जो ताप से प्रभावित नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परासरण दाब को बढ़ाया जा सकता है। चलिए परासरण दाब को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर मैं परासरण दाब के सूत्र को देखूं तो परासरण दाब बराबर होता है पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT। और यहां से अगर मैं बात करूं C का, तो मुझे तो पता ही है कि ये अणुसंख्य गुणधर्म होता है परासरण। इसका मतलब है कि ये तो मोलर सांद्रता के समानुपातिक होगा, मतलब विलेय के कण बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा परासरण दाब बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद R, तो R तो आपको पता है कि कुछ भी हो जाए इसकी वैल्यू तो हमेशा स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, जिसका मान होता है 0.082, मतलब ये तो कोई प्रभावित करने वाला है नहीं। हाँ, टेम्परेचर है, ताप है, जो क्या कर सकता है, परासरण दाब को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यहां से अगर हम थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, देखेंगे, तो मिलेगा कि परासरण दाब जो होता है समानुपातिक होता है ताप का टेम्परेचर का। इसका मतलब है कि अगर हमने ताप बढ़ाया तो हमारा परासरण दाब भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे हम बता सकते हैं कि परासरण दाब को बढ़ाया जा सकता है ताप को बढ़ाकर। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो हमारा परासरण दाब क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि पारा का अमलगम सोडियम के साथ विलयन का उदाहरण है जिसमें विलायक होता है। अभी बच्चों मैंने बताया इस बात को कि जो अगर अमलगम की बात करें हम तो Hg मरकरी है, सोडियम हमारा
इसके अंदर विलायक होता है, तो सोडियम जो अगर विलायक है, इसका मतलब है कि सोडियम का भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट जो होता है वो सॉलिड का होता है, मतलब ठोस का होता है। तो हमारा विलायक क्या हो जाएगा, विलायक इसके अंदर ठोस हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा होगा ए। अगला क्वेश्चन है, किसी बिलियन के सभी अवयवों का योग का मोल भिन्न होता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि मोल भिन्न किसी भी अवयव का, कंपोनेंट का अगर आप निकालिएगा, उसके अंदर चाहे तो आप पानी ले लीजिए, वाटर, चीनी, नमक, किसी का भी अगर मोल भिन्न निकालिएगा, जब सभी को जोड़िएगा तो हमेशा एक के बराबर होता है। तो वही बात है यहाँ पे कि किसी बिलियन के सभी अवयवों का योग, सबको जोड़िएगा तो हमेशा किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा, इक्वल टू 1 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में किसके द्वारा सबसे कम वाष्प दाब लगाया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं वाष्प दाब होता क्या है। अगर कोई द्रव है, वाष्पित हुआ और फिर टकराकर द्रव के सतह पर जो दाब लगाता है उसी को कहा जाता है वाष्प दाब। तो अब इसमें देखना है कि सबसे पहले वाष्पित कौन हो सकता है। अगर सबसे पहले वाष्पित की बात करें तो अल्कोहल हो जाता है, इसका 80-81 होता है क्वथनांक। उसके बाद अगर बात करें तो पानी आता है, उसके बाद ईथर आता है, क्योंकि सबसे कम की बात कर रहा है। तो अल्कोहल तो फटाक से वाष्प बनेगा, पानी फटाक से वाष्प बनेगा। अगर पारा की बात की जाए तो पारा जल्दी जल्दी वाष्पित नहीं होता है। पारा जल्दी अगर वाष्पित नहीं होगा तो ये जल्दी वाष्प दाब लगाएगा नहीं। अगर वाष्प दाब नहीं लगाएगा तो इसका वाष्प दाब क्या बन जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पारा। पारा वो है जो सबसे कम वाष्प दाब लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श बिलियन है जिसका उदाहरण है। अगर आदर्श बिलियन को बात की जाए तो मैंने जब से ही आप लोगों को राउल्ट्स या कहीं आप पढ़े रहे होंगे तो राउल्ट्स का नियम अगर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि वह बिलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसी को कहा जाता है आदर्श, आइडियल सॉल्यूशन। तो अब बात करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श सॉल्यूशन जो है हमारा बिलियन है, क्या वो राउल्ट का नियम का पालन करता है? हाँ, पालन करता है। अगर वो आदर्श बिलियन का पालन है तो ये समझ लीजिए कि अगर राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो उसके अंदर की एंथैल्पी मिश्रण जो होगी वो हमेशा जीरो के इक्वल होगी। हाँ, तो इसके अंदर एंथैल्पी मिश्रण भी जीरो है। उसके बाद बताया गया होगा कि अगर उसका आयतन मिश्रण, वॉल्यूम का मिश्रण भी लिया जाएगा बिलियन का तो वो भी किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है, कोई आदर्श बिलियन है तो सबसे पहले राउल्ट्स के नियम का पालन करेगा, उसका आयतन वॉल्यूम मिश्रण भी उसका जीरो होगा और उसकी एंथैल्पी चेंज मिश्रण भी क्या होगी, जीरो होगी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत होगा। अगर मैं बात करूं द्रव्यमान प्रतिशत को, अगर द्रव्यमान प्रतिशत की बात की जाए तो कहता है कि जो बिले होंगे उसका द्रव्यमान, बिले का द्रव्यमान और बट्टा में बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान। तो अगर बिले देखा जाए तो 20 ग्राम शर्करा है तो 20 ग्राम हमने ले लिया ऊपर में, और नीचे में बिलियन लेना है, लेकिन यहाँ पे जल दिया है तो जल प्लस चीनी को जब फेंटेंगे तब हमारा बिलियन तैयार होगा। यानी 20 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी 100 कट गया, कितना प्रतिशत आ गया, तो हमारा 20%। राइट आंसर होगा इसका 20%। ये क्वेश्चन अगला भी बिल्कुल उसी टाइप का है कि 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत बताएं। यानी कि NaCl 15 है तो 15 को ऊपर रखेंगे और 150 ग्राम जल है और NaCl 15 है, दोनों को जोड़ देंगे 165 हो जाएगा और इसको 100 से गुना कर देंगे क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो अप्रोक्स 9% के अप्रोक्स में आएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हेनरी के नियम अनुसार होता है। अगर हेनरी का नियम अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो हेनरी का नियम कहता है कि वाष्प या फिर किसी गैसीय प्रवस्था के लिए कि आंशिक वाष्प दाब जो होता है किसी गैस का उस बिलियन में उपस्थित उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो अगर मैं बात करूं P की आंशिक दाब की तो वो किसी बिलियन में उपस्थित मोल भिन्न, तो गैस है हमारा, तो गैस है तो
मोल भिन्न के गैस है तो P बराबर हो जाएगा, P बराबर नहीं, P समानुपातिक हो जाएगा S गैस के। तो समानुपातिक का अगर साइन हटाइएगा तो बराबर लिखिएगा, तब यहाँ पे रखिएगा KH और क्या हो जाएगा X गैस। तो यही होता है हेनरी का नियम। तो अगर हेनरी का नियम देखिएगा तो P KH X गैस, हाँ ये सही है। फिर आगे तो X गैस बराबर P बाई KH। चलिए यहाँ से आगे थोड़ा देख लेते हैं कि अगर हमने X गैस किया तो ये KH जो इसके साथ गुना में है उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, मतलब P बाई KH भी होगा जो कि P बाई KH है। तो यहाँ से C में दिया है दोनों, तो हाँ A और B दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा C कि हेनरी का जो नियम होता है वो दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब बिलियन में गैस के मोल भिन्न के होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, हेनरी का ही तो नियम है कि वाष्प अवस्था में आंशिक दाब जो होता है गैस के मोल भिन्न के समानुपातिक होता है। अभी हमने इसका फॉर्मूला से इसी बात से देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा समानुपातिक। अगला क्वेश्चन है कि एक अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील का मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो अगर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है और वाष्पशील विलायक मतलब वोलाटाइल सॉल्यूट में घोलने पर क्वथनांक में होता है, बॉइलिंग क्या हो जाएगा। तो अब सोचिए जरा कि यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन बिलियन तैयार लिया जो कि क्या कर सकता है, वाष्पित हो सकता है। इसके अंदर हमने डाल दिया विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कोई हमने NaCl डाल दिया। तो आपको पता है कि ये तो वाष्पित करेगा नहीं, उसके सतह पर आकर जमा हो जाएगा। वाष्पित वाले को जो वोलेटाइल हैं उनको रोक देगा, मतलब इसके वाष्प दाब में या क्वथनांक में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, घट जाता है। मतलब कि एक अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलेय में घोलने पर क्वथनांक में होता है कमी, यानी कि घट जाता है। तो 24 का राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर H2 गैस की जल में विलयता है। आपको पता है कि अगर कभी भी ताप बढ़ा दीजिएगा तो वो गैस की विलयता कम हो जाती है, क्योंकि गैस तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा भागता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेशन होते हैं, वो बहुत फैलता है। और तुरंत ताप लगा दीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो वो और फैलने लगेगा, एक्सपेंड करने लगेगा। तो अगर हम किसी बिलियन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर किसी गैस को घोल रहे हैं और यहां से हमने उसका ताप बढ़ा दिया तो इसके अंदर के भी गैस बाहर निकल जाएंगे। ये तो खुद द्रव भी वाष्पित होने लगेगा, तो गैस कहां से घुलेगा। यानी ताप बढ़ा देने पर गैस की विलयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कि घटती है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता होती है। देखिए अगर शुद्ध जल की मोलरता निकाला जाता है तो 1 लीटर के लिए निकाला जाता है और इसकी मोलरता हो जाती है 18। मतलब जैसे ही आपको सॉल्व कीजिएगा तो इसका तो क्वांटिटी आपको याद करना पड़ता है कि शुद्ध जल की मोलरता जो होती है वो 55.5 मोलरता होती है। इसका अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प दाब, ताप बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। तो अभी आप देखो यहाँ पे कि हमारे पास ये 1 बिलियन है। अगर नॉर्मल हम इसको रखते हैं तो धीरे धीरे वाष्पित होगा और फिर ये वाष्प आकर इसके सतह पर क्या करेगा, दाब लगाएगा। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे ताप बढ़ा दिया, इसका मतलब है कि इसका वाष्पन दर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना तेजी से आके इसके ऊपर दाब लगाएगा। मतलब कि जैसे ही आप किसी द्रव का ताप बढ़ाते हैं उसका वाष्प दाब सदैव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। कह रहा है कि कौन सा युग्म राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने का मतलब ये होता था कि 2 ऐसे हमारे पास यौगिक होते थे, 2 ऐसे कंपाउंड होते थे जिनके बीच का बॉन्ड मजबूत होता था, लेकिन दोनों को मिलाने से उनके बीच का बंध कमजोर हो जाता था, जिससे वो तेजी से वाष्पित होते थे, तभी तो धनात्मक बढ़ जाता था। यानी कि हमें इनमें से उनको तलाश करना है जिनको मिला देने से उनके बीच का बंध कमजोर हो जाए।
जैसे ही बीच का बंध कमजोर हो जाएगा तो आसानी से वो वाष्पित होने लगेंगे। तो अब यहां पे जल है और HNO3 है, तो इनको मिलाइएगा तो ये H जो यहां पे अभी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ नहीं है लेकिन पानी के साथ जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा इसकी ताकत बढ़ जाएगी, तो धनात्मक न होकर ऋणात्मक दिखाने लगेगा। यहाँ पे एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ये तो एग्जाम्पल ही दिया था मैंने कि अगर मैं एसीटोन का लिखूं CH3COO तो इस O से H जुट जाता है और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म रहता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म हो नहीं सकता। वही केस होता है एसिटीन और एनिलीन के साथ कि इसका हाइड्रोजन फिर इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुट जाता है, मतलब इसमें भी मिलाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके साथ भी मिलाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड और इसके साथ भी मिलाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मतलब ये धनात्मक न दिखाकर ऋणात्मक हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, इनका वाष्प दाब कम हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें जल और एथेनॉल की तो ये जाके तो घुलते हैं, लेकिन इनका अन्योन्य क्रिया जो होता है, इंटरेक्शन जो होता है, वो जल के पास तो हाइड्रोजन बॉन्ड ताकतवर होता है, कायदे से एथेनॉल के पास भी होता है, बट जब दोनों मिलते हैं तो इनका हाइड्रोजन बॉन्ड प्योर स्टेट के अनुसार थोड़ा सा वीक हो जाता है, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा वाष्पित दिखाने लगते हैं, तो जिसके वजह से ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने लगते हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा जल प्लस एथेनॉल। अगला क्वेश्चन है कि जब एक अवाष्पशील यानी वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल को वाष्पशील वोलाटाइल में घोला जाता है तो हिमांक में होता है। वही क्वेश्चन, अगर क्वथनांक बढ़ जाता होगा तो हिमांक घट जाएगा, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो यहां पे है कि उसका क्या हो जाता है, घट जाता है। जब एक अवाष्पशील को वाष्पशील में घोला जाता है तो हिमांक में कमी आ जाती है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म अनादर्श विलयन का ऋणात्मक, आ गया वही क्वेश्चन कि धनात्मक में क्या होना चाहिए था, जब दूगो यौगिक दूगो कंपाउंड को फेंटा जाए तो उनके बीच का कोई ना कोई बॉन्ड कमजोर हो जाए, तो ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जल्दी से जल्दी वाष्पित नहीं होगा। अगर वाष्पित नहीं होगा तो कम से कम वाष्प दाब बनाएगा। तो ऋणात्मक विचलन दिखाने के लिए देखिए, जल प्लस मेथेनॉल ये जाके एक दूसरे का बनाएंगे, एसीटोन प्लस एथेनॉल ये भी बनाएंगे, और ये टॉल्यूइन ये भी बनाएंगे। तो एक है हमारा बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये जाएगा तो हमारा क्या करेगा कि बंध मजबूत बना लेगा। तो जैसे ही बंध मजबूत बनाएगा इसका मतलब है कि वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने लगेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, जो कि क्या करेगा, ऋणात्मक प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये धनात्मक दिखाएगा, ये भी धनात्मक दिखाएगा और ये भी धनात्मक दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अनादर्श विलयन का गुण होता है, जैसे ही हमने पढ़ा आइडियल नॉन आइडियल यानी कि आदर्श और अनादर्श। तो आदर्श वो होता था जो राउल्ट के नियम को पालन करता था, तो अनादर्श कौन हो जाएगा, जो पालन नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि राउल्ट का नियम पालन करता है, नहीं, जो पालन करेगा तो वो तो आदर्श बन जाएगा, आइडियल बन जाएगा। H मिश्रण उसका 0, अभी तो बताया कि सब कुछ उसका इक्वल हो जाता है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। हाँ, B मिश्रण नॉट इक्वल टू 0, तो हाँ ये हो सकता है कि उसका आयतन या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो एक अनादर्श विलयन का गुण होता है जिसका आयतन मिश्रण क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन जो पहला में था, नहीं है पूछा है, उसमें पूछा है कि कौन सा है। तो बस आपको याद रखने हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है, जिसमें हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव रोरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाँ, प्रकाशिकीय क्रियाशील, नहीं ऐसा तो कुछ नाम ही नहीं सुना है हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में विलयन में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशिकीय क्रियाशील। अगला क्वेश्चन है कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाकर ले जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ही समुद्र के नीचे जाते हैं तो दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ने की वजह से हमारे खून के अंदर नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे गोताखोर जब सतह पर आता है तो उसके अंदर एक बीमारी पैदा हो जाती है बेंड्स, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। तो उस बेंड से बचने के लिए, उस बीमारी से बचने के लिए एक ऐसा गैस फेंक दिया जाता है जो कि अक्रियाशील होता है। तो अगर आप इसमें देखिएगा
देखिएगा तो एक गैस है हीलियम कि जो सबसे ज्यादा अक्रियाशील इनॉट है, यानी कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ उस बेंड्स की बीमारी से बचने के लिए कौन से गैस मिलाते हैं, तो हीलियम गैस मिलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हीलियम। अगला क्वेश्चन है, किसी तनु बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन होता है, किसी भी का क्वथनांक में उन्नयन कैसे हो सकता है। तो हमने देखा था कि कोई अगर बिलियन है, अगर यहां पे हमने कोई एक द्रव लिया और इसके अंदर हमेशा विलेय कैसा होना चाहिए, तो विलेय ऐसा होना चाहिए जो वाष्पित ना हो, वोलाटाइल ना हो। मतलब कि यहां पे हमें लेना होगा अवाष्पशील विलेय, यानी कि नॉन वोलाटाइल, ये हमें लेकर काम करना होगा। तो अब पता है कि इसके विलेय जितना अंदर जाएगा, जैसे कि क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है और असंख्य गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब कि जितना इसके अंदर कणों की संख्या होगी उतना ज्यादा इसका उन्नयन बढ़ता जाएगा। मतलब कि सांद्रण के क्या हो जाएगा, समानुपातिक हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन का। तो ये हमारा आंसर होगा सांद्रण के समानुपाती। अगला क्वेश्चन है कि 0.1 m बिलियनों में किसका सबसे अधिक क्वथनांक में उन्नयन होगा। देखिए मैंने बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है और असंख्य गुणधर्म होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपातिक होता है। और असंख्य गुणधर्म वेंट हॉप फैक्टर का, वेंट हॉप गुणांक का। इसका मतलब है कि जो भी दिया हुआ है इनका हम वेंट हॉप गुणांक चेक करेंगे, जिसका ज्यादा होगा वही हमारा क्वथनांक में अधिक उन्नयन करेगा। तो यूरिया का, ये तो मैंने लिखवाया हुआ है कि यूरिया का आई वैल्यू 1 होता है। अब बात करेंगे NaCl का, तो NaCl का तो मैंने बताया है कि 2 होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 आवेश है, एक सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन। अगर बात किया जाए MgCl2 का, तो देखिए अगर Mg है तो Mg पे आता है 2+ और Cl पे आता है -, लेकिन Cl कोई गो है, 2 है, तो यहां पे हो जाएगा 2। मतलब धनायन एगो और ऋणायन 2, तो टोटल मिलके कितना बन गया, 3। यानी MgCl का आई कितना वैल्यू हो गया, 3। अब आते हैं AlCl3 पे, तो Al का होता है 3+ और Cl का होता है -, तो Cl है कई गो, 3 गो, मतलब 3 गो ऋणायन और 1 गो धनायन, तो टोटल कितना, 4 गो। इसका आई की वैल्यू कितना होगी, 4। तो जितना ज्यादा आई का वैल्यू, वेंट हॉप गुणांक का वैल्यू, वेंट हॉप फैक्टर का वैल्यू, वही उसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। तो AlCl4 Cl3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, शर्करा के 5% W/V बिलियन का परासरण दाब होगा। तो अगर आप इसको देखिएगा तो परासरण दाब का फॉर्मूला होता है CRT। अगर मैं बात करूं शर्करा का, तो शर्करा का होता है C12H22O11। ये दिया है कितना, 5 ग्राम। और भी दिया हुआ है, यानी बिलियन का आयतन दिया हुआ है, बिलियन का आयतन दिया हुआ है 100 ml। और R और T तो दिया है, T हो गया मतलब कितना, 0 डिग्री C पर, तो 0 डिग्री C का मतलब कितना केल्विन, 273 केल्विन। और R की वैल्यू कितना, 0.082। अब इन वैल्यू को रखना है, तो C होता है मोलरता, C होता है मोलरता। यानी मोलरता का, अगर मैं मोलरता का सूत्र लिखूं तो होता है विलेय का मोल बट्टा में बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। तो विलेय का मोल, तो विलेय हमारा है चीनी, तो चीनी का मोल निकालेंगे तो दिया हुआ द्रव्यमान बट्टा में मोलर द्रव्यमान। तो यहां से मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो 12 बरहा 144 और हाइड्रोजन 22 और 16 11, 16 गुने 11 6 1, तो ये हो गया 6 7 1 176। सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 6 12, 4 2 6 6 6 12, 6 7 6 13 1 14, 342। यहाँ भाग कर दीजिए 342 से, फॉर्मूला रख दीजिए पाई इज इक्वल टू C हो गया 500.5342 गुने आयतन को बदलिएगा तो 0.1 लीटर हो जाएगा। R का वैल्यू 0.082 और 273 रखिएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आई थिंक
3.4 या इसका 18 आंसर होता है अप्रोक्स में, जो ये गलत प्रिंट हो गया है, या तो 18 आएगा या तो 3.4 आंसर आएगा जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो शर्करा का बिलियन का प्रसारण दाब हो जाएगा 3.4 या 18। अगला क्वेश्चन है, इतना ही है, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है। मैंने बताया होगा एक मिक्सचर होता है जिसका नाम होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण ऐसा होता है जब दो अलग अलग विलयनों को मिला दिया जाए तो उसे आसानी से हम भंजक आसवन द्वारा अलग नहीं कर सकते, मतलब कि उनका क्वथनांक हिमांक सब घटकर एक जैसा हो जाता है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि दो द्रवों का एक मिश्रण है जिसका स्थिर संगठन पर उबलता है, मतलब क्वथनांक एक हो जाता है, तो वैसे विलयनों को कहा जाता है, वैसे मिश्रणों को कहा जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण, जिसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन राउल्ट का नियम है? तो राउल्ट का नियम अगर आपने पढ़ा होगा तो वाष्प दाब जो होता था वो मोल भिन्न के समानुपाती होता था। जितना उसके अंदर मोल भिन्न रहेगा, जितना उसके अंदर मोल फ्रैक्शन रहेगा, उतना ज़्यादा उसका क्या रहेगा, आंशिक दाब रहेगा। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन देखिएगा तो ये है उसका आंशिक दाब और ये है मोल भिन्न। तो यहाँ से लिखिएगा कि आंशिक दाब समानुपातिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल भिन्न, और जैसे ही मोल भिन्न का साइन समानुपातिक का साइन हटाइएगा तो बराबर लिखिएगा। तो यहाँ पे दीजिएगा शुद्ध अवस्था में, प्योर में उसका क्या प्रेशर रहा होगा, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा कि P = P0 x। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A, जो कि दिया हुआ है P0 x। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित ताप पर एक विलयन का परासरण दाब किसी दूसरे विलयन से अधिक है तो विलयन है। मतलब कि किसी कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है, विलयन है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, परासरण दाब है, दूसरे विलयन से अधिक है। मतलब कि किसी एक का अधिक हो जाए तो उसे कहा जाता था अति प्रसारी हाइपरटॉनिक। यानी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा अति प्रसारी हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है और फाइनल क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर 2 विलयन का, कि विलयन के अणुसंघ के गुणधर्म वो गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। यानी किसी सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है। तो अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को बताया गया होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंघ के गुणधर्म केवल और केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। तो अगर यहां से आप देखिएगा तो कणों की संख्या पर यहाँ पर सी आंसर दिया हुआ है, कणों के आकार पे तो बिल्कुल नहीं करेगा, विलायक के प्रकृति पर बिल्कुल नहीं करेगा, केवल और केवल उनके संख्या पर करेगा कि उसके अंदर कितनी संख्या है, तो उन्हीं पर निर्भर करता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा कणों की संख्या पर। तो ये रहा चैप्टर 2 विलयन का जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आगामी आपके बोर्ड के लिए काम आएंगे, तो हमने इनका डिस्कस किया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जिसमें आपको कुछ नए चीज़ दिखाई देंगे, कुछ नए चीज़ पढ़ाए जाएंगे और नए ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर। थैंक यू सो मच।